हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 5 आज स्टार्ट करेंगे। हम प्रीवियस 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी में और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो हमने नेचर का देख लिया, मतलब वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमने देख लिए, वाटर रिसोर्सेज हमने देख लिए, एग्रीकल्चर का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मिनरल्स किस किस तरीके के हमें अपनी कंट्री में देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टाइप्स के, और एनर्जी रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे कौन कौन सी है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। तो उसको थोड़ा सा, और फैक्चुअल डिटेल्स हैं बट उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वो रिटेन कर जाए, हमें याद रह जाए। जैसे कि थोड़ा सा टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर लेना ताकि वो इजी रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ items used in your house made of metals? Where do these metals come from?
मतलब कि जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम मेटल्स की यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो अब ये मेटल आता कहाँ से है? You have studied that the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. ठीक है, तो जब हम अर्थ की कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं तो अर्थ की कॉम्पोजिशन में हमने क्या चीज़ देखे कि हमें क्या लेयर्स देखने को मिलती है? क्रस्ट, मैंटल, कोर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स होती हैं, जितनी भी जो चट्टानें होती हैं, मिट्टी होती हैं, उनके अंदर हमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, और उन मिनरल से ही मिलके वो चट्टानें बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो मिनरल्स हैं इनको रिफाइन किया जाता है और इनको मतलब कि मिनरल से रिफाइन करके हमें क्या मिलता है? मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इसमें से, और फिर वो जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको एज अ रॉ मटेरियल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering buildings or a big ship, all are made from minerals. मतलब कि मिनरल्स ऐसे हैं कि हमारी लाइफ का पार्ट हर तरीके से हैं। हम ऐसा रख ही नहीं सकते कि कहीं पे मिनरल्स नहीं है, क्योंकि इन वन थिंग और दी अदर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। The railway lines and the tarmac paving of the roads are implements and machinery too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on powerhouses derived from the earth. तो जितनी भी चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ जो क्या है किसी ना किसी मिनरल से मिलके ही बनी हुई हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स। हम बात करते हैं ना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, तो वो क्या है कि वो जो खाना भी हम खा रहे हैं उसमें भी हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब अपने जीने के लिए, कुछ डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए, या फिर कोई भी सेरेमोनियल राइट्स के लिए। तो हर चीज़ पे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं, या फिर वो मिनरल्स का इस्तेमाल हर जगह पे करते ही करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मिनरल? अब एक मिनरल है क्या? अब हम कह रहे हैं हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में करते हैं, हर जगह पे है, तो है क्या ये? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस naturally occurring substance with a definable internal structure. मतलब कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर वो किस तरीके से है, क्या क्या उसके अंदर है, वो डिफाइंड है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब कि आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड, वो नेचर से ही बनता है, नेचुरली अक्कर होता है, और होमोजीनियस है, मतलब वो सेम ही रहता है, एक समान समरूप है। तो ये जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया मिनरल्स को। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। मतलब जैसे वही है कि डाइवर्सिटी की हम बात करते तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी क्यों नहीं होगी? मिनरल्स कैसे पीछे रह जाएंगे डाइवर्सिटी में? यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा है, कि हर एक तरीके से जो नेचर में हमें अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती है मिनरल्स की, मतलब हार्डेस्ट भी है और सॉफ्टेस्ट भी है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। हमने बात की ना रॉक्स क्या होती हैं, तो जो मिनरल्स हैं, मिनरल से बन के एक चट्टान बनती है, काफ़ी सारे मिनरल्स से मिलके वो मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? चट्टान बन जाती है। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली। अब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलके ही एक चट्टान बनेगी। कुछ हमें रॉक्स या चट्टानें ऐसी भी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लाइमस्टोन। ठीक है, तो जो लाइमस्टोन है वो एक सिंगल मिनरल की ही बनी हुई है, एक लौते खनिज की ही बनी हुई होती है। बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरियस प्रोपोर्शंस। अब कुछ ही ऐसी होती हैं चट्टानें या रॉक्स जो कि सिर्फ एक ही मिनरल से बनी हुई होती हैं, बाकी ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलती है वो कैसी हैं? जो कि
काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के मिनरल से बनी हुई होती हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर एबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। कि मतलब अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो जिनके बारे में हमें पता है, जो हमें पाए गए हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम उनको, लेकिन फिर उनमें भी क्या है, काफ़ी कम है। 2000 से भी ज़्यादा है बेशक, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो हमें भरपूर मात्रा में रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं प्रॉपरली। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the mineral material forms। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर मिनरल जो कि बना है तो उसमें किस किस तरीके के एलिमेंट्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल और केमिकल कंडीशंस कैसे, मतलब वो कैसे जगह पे बना है, कैसी कंडीशंस में फॉर्म हुआ है, ठीक है, कौन से मटेरियल से बना है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन थी, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses। तो हम वैरायटी की जो हम बात करें ना, डाइवर्सिटी है, तो वो इसी की वजह से वो डाइवर्सिटी आती है कि कोई बहुत हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, किसी का कलर कुछ है, किसी का कलर कुछ है, ठीक है, कोई लस्ट्रस है, कोई क्रिस्टल फॉर्म में है, कोई हमें वैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई शाइनी है या कोई ज़्यादा डेंस है। तो इस तरीके से हर एक मिनरल की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपने कुछ फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द मिनरल्स। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो इस तरीके से मिनरल्स की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, और जियोलॉजिस्ट है जो इन मिनरल्स को क्लासीफाई करते हैं, वो इन्हीं के इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। बेसिक चीज़ है कि क्लासिफिकेशन का हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, हायरार्की कैसे बनती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बनती है। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under। अब अगर हम जनरल पर्पजेस से देखें या फिर हम कमर्शियल पर्पजेस से देखें, सेल परचेज से, ठीक है, तो उसके लिए मिनरल्स को हम कुछ तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब कि मिनरल्स आते कहाँ से हैं, पाए कहाँ जाते हैं, अक्कर कहाँ पे होते हैं बेसिकली उसके में। वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड, ठीक है, कि मिनरल्स मिलते कहाँ पे, उसके बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ओर्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर ये अयस्क। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। अब ओर को अगर हम डिफाइन करें या डिस्क्राइब करें कि ओर क्या है, ठीक है, तो ओर को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ओर यूज़ किया जाता है उसको बताने के लिए कि भाई दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होके जब कोई मिनरल एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि जो दूसरे तत्व है उनके साथ मिश्रित होके कोई भी जब एक खनिज है वो किसी संचय का वर्णन करता है, मतलब एक एक्यूमुलेशन में आता है, बनता है, तो उसको हम ओर कहते हैं। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइबल। ठीक है, तो एक ओर में, ओर का जो मिनरल कंटेंट है उसकी कंसंट्रेशन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल ओर्स में बी माइंड। अब उसकी फॉर्मेशन क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जिसमें कि वो मिलेंगे, उससे क्या पता चल जाता है कि कितना इजीली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना इजीली माइनिंग हो सकती है वहाँ पे। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी डिटरमाइन हो जाएगी कैसे, कि जितना उसको ईजी है निकालना उतनी उसकी कॉस्ट कम लगेगी, और जितना ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट होगा एक्सट्रैक्ट करना उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। It is therefore important for us to understand the main types of formations in which mineral occur, कि अब वो किस किस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे वो मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम सबको पता है। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है, वो प्राइमरी रॉक्स
ठीक है, जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो जो भी लावा निकल के आता है वो जब ठंडा होके सॉलिडिफाई होता है तो उससे जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, अब इरोजन से या कोई भी विंड है, वाटर है, ठीक है, रेन है, किसी भी तरीके से वो ट्रांसपोर्ट, अगर वो जो रॉक है उसके कुछ सेडिमेंट्स उड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो जहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं तो उसकी वजह से डिपॉजिट होके जो दूसरी रॉक्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब कुछ प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, चाहे इग्नियस है चाहे ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब इनकी जो कॉम्पोजिशन है ये चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, कि मतलब अंडर प्रेशर और टेम्परेचर जब चेंज हो जाती हैं ये। ठीक है, तो इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में अक्कर इन द क्रैक्स, क्रिवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। मतलब कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं ये कहीं पे भी हो सकता है। उन रॉक्स के जो क्रैक होती है, क्रैक में, क्रिवाइसिस में कोई फॉल्ट है, मतलब वही क्रैक की तरह कहीं पर टूटा हुआ है, या कोई जॉइंट है। The smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes। Important point है ये कि जो smaller occurrences होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा कट लगा हुआ है, एक छोटी सी क्रैक आ रखी है, मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स में छोटी सी क्रैक आ रखी है, तो वो जो छोटी सी क्रैक है उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, छोटी सी क्रैक को वेन्स कहेंगे। और अगर वही वो क्रैक अगर थोड़ी सी बड़ी है तो उसको हम क्या कहेंगे, लोड्स कहेंगे। ठीक है, इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि मोल्टन मैग्मा हमें देखने को मिलता है अपनी धरती के नीचे। अब वो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करता रहता है, प्लेट टेक्टोनिक्स है उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो मोल्टन मैग्मा है वो राइज करता रहता है। तो कोई भी लिक्विड है या फिर कोई गैसियस फॉर्म होती है उसकी वजह से ये जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ अर्थ सरफेस के पास हमें देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ईजी एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस के पास ही हमें ज़मीन के बिल्कुल नीचे देखने को मिलेंगे, मिनरल्स वहाँ तक आ जाएंगे, पहुँच गए होंगे, उनको निकालना बहुत ईजी है, बजाय कि वो मिनरल्स जो धरती में नीचे को हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, वो धरती के बिल्कुल ही नीचे है, ज़्यादा डीप में नहीं है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना ईजी होगा और उसकी कॉस्ट कम आएगी। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। अब क्योंकि जैसे वो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, मोल्टन मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ये मिनरल्स को भी पिघला देगा, और इनको पिघला के वो अपने उस लिक्विड के साथ, मैग्मा के साथ ये भी ऊपर आ जाएंगे, या फिर जो गैस है, गैस की वजह से ये क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर आने के बाद फिर वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ में ऊपर की साइड होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे कंपैरेटिवली कम होगा, तो वो ऊपर की तरफ आके क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, धरती के बिल्कुल नीचे टेम्परेचर इतना नहीं होगा जितना और डीप में जाएंगे तो होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ठंडी होके ये सॉलिडिफाई हो जाएगी। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। ठीक है, तो अब कुछ कई मिनरल्स हैं, अब ये जो क्या होते हैं, ये राइज हो गए, अब ये ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ आने के बाद अब ये ठंडे हो गए, ठंडे होके जम गए, सॉलिडिफाई हो गए। ठीक है, तो ये सॉलिडिफाई होके जब ये ऊपर की तरफ आ गए, तब इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो क्रैक्स वगैरह होती हैं या फॉल्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिघल के ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ के जम जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमें ये वेन्स और लोड्स में देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, मेटालिक मिनरल्स होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक, लेड, ये सब हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेटालिक मिनरल्स। राइट, ये तो थी हमारी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात। अब अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स या लेयर्स में क्यों होते हैं नंबर ऑफ मिनरल्स, क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है कि अलग अलग स्ट्रैटाज होते हैं या फिर लेयर्स होते हैं।
ठीक है, लेयर्स होती है, क्योंकि वो जो ये रॉक किस तरीके से बनते हैं, जो सेडिमेंट्स हैं वो इरोजन उनका होने के बाद ट्रांसपोर्ट होके वो डिपॉजिट हो रहे हैं ना, तो डिपॉजिट होके अब सब इकट्ठे ही तो नहीं आके डिपॉजिट हो रहे, मतलब एक ही बिल्कुल जुड़े हुए तो नहीं आ रहे, अलग अलग आके वो एक जगह पे डिपॉजिट होते जाते हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे कोई कहीं पे। इसकी वजह से वो लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो अब जब लेयर्स हैं तो लेयर्स में ऑब्वियसली कि हर एक लेयर में हमें मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, हर एक अलग लेयर पे। तो जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में तो उसके जो क्रैक्स होती हैं या जॉइंट्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो लेयर्स होती है उसमें हमें मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. अब ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वही जो मैंने बात की कि जैसे जो सेडिमेंट्स हैं, अब वो मान लो हवा है, विंड के थ्रू वो एक जगह से उड़ के वो दूसरी जगह पे आके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, अब वो डिपॉजिट हो के कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, तो डिपॉजिट एक जगह जहाँ पे आते जा रहे हैं एक पॉइंट पे मान लो, तो वहाँ पे डिपॉजिट हो के वो बढ़ते चले जाएंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, और एक्यूमुलेट होते होते वो क्या होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो लेयर बनती चली जाएगी। तो हर लेयर पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, मिनरल्स। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. कि कोल है या फिर आयरन ओर की कुछ फॉर्म्स हैं, उनको हमने काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखा हुआ है, कंसनट्रेट किया हुआ है, किसमें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, हीट और प्रेशर में। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड, और कौन कौन से सेडिमेंट्री मिनरल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सोल्ट। They are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. अब ये ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं, इवेपोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से, जो एरिड रीजन्स होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ये फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स दी। अब दो मोड ऑफ फॉर्मेशन तो हमने कैसे देख लिए, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब इसके अलावा कैसे बन सकते हैं, इसके अलावा कौन सा मोड है, इट इन्वॉल्व्स द डीकॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे, कि मतलब कि जो सरफेस रॉक्स हैं ज़मीन पे, जो हमें सरफेस पे देखने को मिल रही हैं, वो डीकम्पोज हो गई हैं, या फिर जो उसके सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो हट गए हैं। ठीक है, अब वो हटने की वजह से क्या होगी, अब वेदरिंग हमें देखने को मिलेगी उस रॉक की, जो बच गया उसमें वो हटने लग जाएगा, वेदरिंग होने लगेगी। तो उसकी वजह से हमें वेदरिंग होने की वजह से क्या मिलते हैं, उसके नीचे से मटेरियल मिलता है, वेदर्ड मटेरियल, जिसमें ओर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन ओर्स से फिर हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हमें मिलता है, बॉक्साइट हम इस तरीके से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। जो हमें एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं उनमें भी हम मिनरल्स देख सकते हैं, उनमें भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स होती हैं हिल्स के बॉटम में, ठीक है, या फिर वैली फ्लोर्स पे, तो ये कौन सी होती है, प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं हम इनको। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। अब ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर क्यों कहा जा रहा है इनको, प्लेसर मतलब जो प्लेस हो रखी हैं, क्यों, क्योंकि ये ऐसे प्लेस्ड हैं, यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन ये प्लेसर है कि ये जो अगर पानी इस पे से जाएगा तो पानी से ये मिनरल्स वहाँ से हटेंगे नहीं, हट नहीं सकते वहाँ से, इरोजन नहीं हो सकता वाटर की वजह से। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। अब इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लैटिनम। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ फॉर्म थे जिसमें हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और हमें कहाँ देखने को मिलता है, द ओशन वाटर्स।
जो समुद्र का पानी है उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमें मिनरल्स देखने को मिलता है, काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज है, अलग अलग है, मतलब एक जगह पे बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि एक समुद्र है, अब समुद्र कितना बड़ा होता है, अब उस समुद्र में एक पॉइंट पे हमें मिनरल तो मिला, लेकिन वो इतना कम है कि उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस, मतलब कमर्शियल पर्पजेज से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही थोड़ा सा मिला। अब उसके बाद अब वो इतने बड़े समुद्र में और मिनरल तो प्रेजेंट है वही वाला, और लेकिन वो और किधर प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए वो इतना, क्योंकि ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, तो उसकी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस नहीं हो पाती, ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट वो नहीं कर पाता। हाउएवर, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर्स। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें फिर भी हम काफ़ी ज़्यादा ओशन वाटर से ले लेते हैं। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज मॉड्यूल्स, कि जो ओशन के बेड हैं वो वहाँ पे भी हमें मैग्नीज मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इंडिया काफ़ी लक्की है इस मामले में कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के मिनरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास, और काफ़ी भारी मात्रा में है। वो अलग बात है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हर जगह सेम तरीके से हमें देखने को नहीं मिलते। कि जैसे हमने बात की थी कि रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली अब ये भी तो रिसोर्सेज में ही आ गया। रिसोर्सेज की हमने पढ़ा था चैप्टर में, रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, आई थिंक क्लास 10th की शायद चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज हमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिल रहे हैं हमारी कंट्री में। कहीं पे तो वो इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि वो एक्सेस में है, और कहीं पे हमें उसी सेम रिसोर्स की दूसरी जगह पे, दूसरी स्टेट में, दूसरे रीजन में हमें उसकी स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक बैलेंस क्रिएटेड नहीं है। तो उसी तरीके से हमें मिनरल्स में भी देखने को मिलता है कि एक बैलेंस क्रिएटेड नहीं है मिनरल रिसोर्सेज में भी। ब्रॉडली स्पीकिंग, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। कि जो पेनिनसुलर रॉक्स होती है, जो पेनिनसुलर रीजन में जो हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कोल के रिजर्व्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मिका और दूसरे जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं इनके अलावा वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पे है, पेनिनसुला के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे, जैसे गुजरात में, असम में। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल्स। राजस्थान में हमें कौन से देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, नॉन फेरस। नॉन फेरस का क्या मतलब है, फेरस कौन से होते हैं, जिनमें आयरन होता है। ठीक है, आयरन का ही हम कहते हैं ना, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। वो Fe क्यों है, वो फेरस से लिया हुआ है। फेरस आई थिंक लैटिन वर्ड है, आई थिंक सो, आयरन का लैटिन वर्ड है फेरस। तो जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता वो वाले मिनरल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। कि जो उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे, मतलब कमर्शियल पर्पजेज से या हमारी इकोनॉमी के लिए जो बेनिफिशियल मिनरल्स होंगे वो हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। These variations exist largely because of the differences in their geological structure, processes and time involved in the formation of minerals। कि अब ये जो वेरिएशंस हैं ये इतने ज़्यादा हैं क्योंकि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो ज्योग्राफी है हर एक रीजन की अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, प्रोसेसेस अलग हैं। ठीक है सॉरी, और जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं जितने टाइम में, वो टाइम भी हर जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो वो बेसिकली उस क्लाइमेट के ऊपर या वहाँ के स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve.
बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि इकोनॉमिकली वाइबल अगर हम किसी रिजर्व को ले रहे हैं कि हमें बेनिफिट करेगा, वो कौन सा होगा कि जो जो हमारी एक्सेस में हो, कि हम जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर सके, मिनरल हमारी एक्सेस में हो, ठीक है, हम उसको निकाल सकें, हमें भारी मात्रा में अच्छी खासी हमें कंसंट्रेशन अच्छी खासी हमें मिनरल्स मिल जाए वहाँ से, ठीक है, इजीली हमें उनको एक्सट्रैक्ट कर पाए और हमारी कॉस्ट उसको एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा ना आए। तो ऑब्वियसली अब इन चीज़ों में क्या होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगी। 10 टू मीट द डिमांड अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। अब ये वो डिमांड फुलफिल करने के लिए कई ऑप्शंस में हमें वो चॉइस करनी पड़ती है जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव होगा। व्हेन दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। तो जब ये किया जाता है कि ऑप्शन लिया जाता है, ऑप्शन देखा जाता है, तो ये जो रिजर्व है वो एक माइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, मिनरल जो मेजर मिनरल्स हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में कि फेरस मिनरल्स कौन कौन से कैसे कैसे में पाए जाते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। मतलब जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिन मिनरल्स में मेटल्स होता है, वो उनकी ज़्यादातर जो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं उससे उनमें ज़्यादातर आयरन प्रेजेंट होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मतलब जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, जो मेटल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि क्योंकि इन सभी में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये जो फेरस मिनरल्स है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अब ये जो हमारी कंट्री के फेरस मिनरल्स हैं, इनकी डिमांड इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम अपनी जो इंटरनल डिमांड है, अपनी इंडिया की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के बाद हम काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें यहाँ पे फेरस मिनरल्स हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें आयरन ओर की। आयरन और क्या है, एक फेरस मिनरल है, नाम से पता चल रहा है फेरस में आयरन ही तो होता है। फेरस मिनरल्स मतलब जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन और क्या है, आयरन कोर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक बेसिक मिनरल है जो कि मतलब एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि इंडस्ट्रीज़ को आयरन और तो चाहिए ही चाहिए अपने विकास के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। इंडिया इज एंडोड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे रिसोर्सेज है आयरन ओर के, ठीक है। और अच्छे रिसोर्सेज होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी है। जैसे कि मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन ओर का सबसे फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छा आयरन ओर कौन सा है, वो कौन सा है, मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नेटाइट में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आयरन प्रेजेंट देखने को मिलता है 70%। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। फिर है हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन मैग्नेमाइट, ठीक है। तो मतलब दूसरे नंबर पे क्या है, पहले पे तो जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है वो मैग्नेटाइट है। कई बार ये भी पूछा जाता है ये ऑर्डर, मैग्नेटाइट के बाद हमें हेमेटाइट देखने को मिलता है, ठीक है। हेमेटाइट जो है उसमें थोड़ी सी आयरन कंटेंट कम होता है, ये भी इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे आयरन ओर हमें देखने को मिलता है। पहला, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उड़ीसा में मतलब कि हमें आयरन हेमेटाइट ओर देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। In the adjoining Singhbum district of झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नावमुंडी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बेदम पहाड़ माइंस पूछा जा सकता है, ठीक है। बेदम पहाड़ माइंस कहाँ पे हैं, तो ये उड़ीसा में है।
बाकी मेन चीज़ जो याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि उड़ीसा झारखंड में हमें आयरन ओर देखने को मिलता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट है आयरन ओर बेल्ट, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अब ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, ठीक है। पहली कहाँ पे थी? उड़ीसा झारखंड में, दूसरी है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी हमें हेमेटाइट और ही देखने को मिलता है। कहाँ पे? वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? बेलादिला हिल रेंज ऑफ हिल्स, बेलादिला हिल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर, ठीक है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट का आयरन ओर देखने को मिलता है, हेमेटाइट आयरन ओर, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि इसको स्टील बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा ये जो आयरन ओर इस माइन से आता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट से, मतलब छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले रीजन से जो आयरन ओर आता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में। और कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट से इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तीसरी बेल्ट कौन सी है? बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमाकुरु बेल्ट। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हमें बेल्ट देखने को मिलता है और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं आयरन ओर के, ठीक है। यहाँ पे कुद्रेमुख माइंस जो कि कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। कुद्रेमुख माइंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, मतलब कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे आयरन ओर है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट माना जाता है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु, ठीक है। मतलब एक स्लरी की तरीके से ये ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, जो मैंगलुरु के पास जो पोर्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, अब नाम से पता चल रहा है महाराष्ट्र और गोवा इंक्लूडेड है यहाँ पे। थ्रू दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के तो नहीं होते लेकिन फिर भी यूज़ में तो आ ही जाते हैं। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और फिर इनको मारमगांव पोर्ट के थ्रू इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मतलब बेशक से इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है लेकिन फिर भी इंटरनेशनल डिमांड इसकी भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी आयरन ओर। तो यहाँ पे हमें बेल्ट्स ध्यान में रखनी है कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है। दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। उड़ीसा झारखंड से तो हमें स्टेट पता चली रही है। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है। फिर बल्लारी चित्रदुर्ग चकमगलूर और तुमाकुरु, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और चौथी है हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है मैंगनीज। मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय, मतलब स्टील को बनाने में, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए, और आयरन प्लस मैंगनीज एलॉय जो बनते हैं जिसमें आयरन और मैंगनीज दोनों की ज़रूरत पड़ती है, वो बनाने में यूज़ की जाती है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, मतलब 1 टन स्टील बनाना है तो उसके लिए 10 किलो मैंगनीज की ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है वो बनाने के लिए, ठीक है। स्टील बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स। अब ये पॉइंट ऐसा है जिस पे कि सब भटक जाएंगे और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकते हैं, 99% चांसेस हैं, तो इसको ज़रूर नोट करना है, ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे आयरन और मैंगनीज फेरस मिनरल्स थे। अब नॉन फेरस मिनरल्स हमारे कौन से? नॉन फेरस कौन से होंगे? जिनमें कि आयरन प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमें फेरस मिनरल्स तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादा ऐसे कुछ नॉन फेरस मिनरल्स हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। कौन कौन से हमें देखने को मिल जाते हैं थोड़े, जैसे कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड, जिंक, गोल्ड, ये हैं जो कि हमें काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम मेनली कॉपर और बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसी की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। तो कॉपर, तांबा,
इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट, मतलब इंडिया में कॉपर की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, कॉपर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज़ मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। अब ये तो बेसिक सी चीज़ें जानते हैं हम, कॉपर की तार होती है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ पे मिलती है? बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। अब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलती है? बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश की। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है बालाघाट माइंस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और कॉपर के डिपॉजिट्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो वो भी पूछा जा सकता है। या फिर बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में हमें कौन से डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, कौन से मिनरल के, तो इस तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बालाघाट माइंस ऑफ इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हमें प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं कॉपर के। फिर हम बात करें बॉक्साइट की। दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained। कि हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं ना, तो वो एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? बॉक्साइट में से ही एल्यूमिनियम निकल के आता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये हमने बात की थी जब मिनरल की फॉर्मेशन में कि कैसे फॉर्म होते हैं, तो कुछ डिकम्पोजिशन होने की वजह से फॉर्म होते हैं कि रॉक्स, जो रॉक के सरफेस है वो डिकम्पोज जाता है, तो बॉक्साइट वहाँ से मिलता है हमें। तो एल्यूमिनियम इससे निकल के आता है। तो एल्यूमिनियम किस लिए? एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। क्यों? बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एस आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी। मतलब कि ये है तो नॉन फेरस मिनरल, लेकिन इसमें हमें वो सारी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है जो कि एक आयरन में होती है, तो इसीलिए इसको कई बार रिप्लेसमेंट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लाइट भी होती है और अच्छे गुड कंडक्टिविटी भी है। India's bauxite deposits are mainly found in important point। bauxite deposits कहाँ मिलते हैं? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। ठीक है। उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन दिस स्टेट। अब पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट, अब ये देखना है कि ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में पंचपटमली डिपॉजिट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पंचपटमली डिपॉजिट्स। तो यहाँ से अब क्या, इस चैप्टर में से बेसिकली क्या मिल रहे हैं? लोकेशन मिल रही है आपको, और वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से उठा के पूछा जाता है मेनली। ठीक है, यही लोकेशंस हमें नोट करके रखनी है। तो ये लोकेशन इसकी दी नहीं गई है कि कौन सी स्टेट में है। डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में, उससे पता चल जाएगा कि ये पंचपटमली डिपॉजिट्स हमें कहाँ देखने को मिल रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखने को मिलती हैं उस स्टेट की। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉन फेरस मिनरल्स। एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन ईजी भी है और अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, अपना एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना, कौन सी डिपॉजिट मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन सी कहाँ पे मिलती है, इंडिया में कौन सी जगह पे है, कि आयरन और कहाँ कहाँ पे है, बॉक्साइट कहाँ मिल रही है, कॉपर कहाँ मिल रही है, मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट है। बस इन चीज़ों को नोट करना है और कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।